सब्र जो है ना, ये हर मसले का हल है। वो कामयाब तब होंगे अगर गवर्नेंस बेहतर होगी। आमिर को भी खाना, फकर को भी खिलाना पड़ता। बात ये तो इनके खिलाने से क्या होगा। घरों में जालियां लगाएं और पानी को खड़ा ना रहने दें। मिलियंस ऑफ अमेरिकन यूजर्स टिकटॉक पे मौजूद हैं। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। सुबह खैर एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मैं आपकी मेज़बान सहरिश ज़ुहैब आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और शेख सादी का एक कौल है जो कि आपके साथ मैंने शेयर करना है। कहते हैं कि जी इंसान भी क्या शय है, दौलत कमाने के लिए सेहत खो देता है और फिर सेहत को पाने के लिए उसी दौलत का इस्तेमाल करता है। जीता ऐसे है कि जैसे कभी मरना ही नहीं है और मरता ऐसे है कि जैसे कभी जिया ही नहीं था। तो अपनी सेहत का हमें ख्याल इस तरह से रखना है। कहते हैं मौला कायनात का, मैं यहाँ पर एक कॉल है जो कि आपके साथ शेयर करती हूँ, वो कहते हैं कि जी दो ही दिन होते हैं इंसान की ज़िंदगी में, एक दिन उसके हक़ में होता है, एक दिन उसके मुखालिफ होता है। जिस दिन तुम्हारे हक़ में दिन हो उस दिन गुरूर मत करना और जिस दिन मुखालिफ दिन हो उस दिन सब्र करना। तो सब्र जो है ना, ये हर मसले का हल है। बर्दाश्त के साथ आप मुश्किल से मुश्किल मरला पार कर जाते हैं, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि हराम काम ना करें, हराम ना खाएं ना खिलाएं। तो बाकी अल्लाह ताला ज़ाहिर है जब आपके अमाल इस तरह के होंगे तो आपका साथ भी देता है, सेहत भी ठीक रहती है, खुशहाल ज़िंदगी गुजरती है, ज़हनी तौर पर इंसान मुतमईन रहता है। तो वही दौलत जो कि आपने हलाल तरीके से कमाई होती है वो आपकी बीमारी पर नहीं लगती है। ये आजमाई हुई लोगों की बात है। बड़े बूढ़े अक्सर अपना एक्सपीरियंस इस तरह का शेयर करते हैं। तो ये अच्छी बात जो कि आपके साथ शेयर की है। अब आपको बताऊंगी आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मलेरिया के खिलाफ आगाही का आलमी दिन है, जिसका मकसद लोगों में जानलेवा मरज़ के खिलाफ आगाही पैदा करना है। एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक हर साल दुनिया में 20 से 25 करोड़ अफराद मलेरिया का शिकार होते हैं। इस हवाले से प्रोग्राम में डिटेल बात करेंगे। अभी शामिल करते हैं बड़ी खबर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ताजिर कम्युनिटी से मुलाकात, IMF से दोस्त ममालिक से तिजारत पर गुफ्तगू। किसी ने बानी PTI से हाथ मिलाने का मशवरा दिया तो किसी ने भारत समेत दीगर ममालिक से तिजारत की तजवीज़ दी। मुआशी इस्तेहकाम के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने ताजिरों से मदद मांग ली। आप हमारा साथ दें, हम आपको मायूस नहीं करेंगे, वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कहा गया। पाकिस्तानी टीम का लाहौर में नया इम्तिहान, कीवीज़ के खिलाफ चौथे T20 में ग्रीन शर्ट्स आज मैदान में उतरेगी। दोनों टीमों की 5 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। बाबर आजम सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म। मलेरिया से आगाही का आलमी दिन, जानलेवा मरज़ से हर साल दुनिया भर में 20 करोड़ और पाकिस्तान में 10 लाख केसेस रिपोर्ट होते हैं। मलेरिया से कैसे बचा जाए, प्रोग्राम में हेल्थ एक्सपर्ट से जानेंगे। और पाकिस्तानी खातून बॉक्सर की बैंकॉक में धूम, 4 मैचेस का मैच 2 राउंड्स में ही तमाम कर डाला। रोमा यूसुफ की प्रोफेशनल हाइट में शानदार कामयाबी की कहानी सुनवाएंगे उन्हीं की जुबानी। तो ये है वो तमाम बड़ी खबरें जिन पर डिटेल में आज प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन सबसे अहम खबर कल का वज़ीर-ए-आज़म का दौरा कराची है और उसमें जो ताजिरों से बात हुई है उस पर हम आपको आगाह करें कि ताजिरों को उन्होंने मशवरा दिया कि अच्छे वक्त के लिए वो सऊदी वफ़द का इंतज़ार करें। इंशाअल्लाह जल्द सऊदीया से बड़ा वफ़द आएगा जिससे कारोबार के मुआहदे होंगे। मुआशी इस्तेहकाम के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर अपनी साबिक़ा बात दोहराते हुए ये भी कहा कि आप हमारा साथ दें, हम आपको मायूस नहीं करेंगे। कल वज़ीर-ए-आज़म ने कराची में मसरूफ़ दिन गुजारा है। कराची के दौरे के दौरान एक तकरीब में ताजिरों और कारोबारी शख्सियात से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गर्ज नहीं होनी चाहिए कि किस सूबे में किसकी हुकूमत है। ज़ाती पसंद और नापसंद से बालतर होकर पाकिस्तान के मफाद के लिए इकट्ठे हो जाएं, यही सबके मफाद में होता है। तो सऊदी सरमायाकारों का बड़ा वफ्द है जो कि पाकिस्तान आ रहा है। आप लोग उनके साथ मिलकर बैठें, कारोबार करें, उनको निहारी खिलाएं, हलीम खिलाएं, पाए खिलाएं, ये भी मशवरा दिया। बड़े खुशगवार माहौल में ये मीटिंग हुई है ताजिरों के साथ भी और इसके अलावा सिंध की क़यादत के साथ भी। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब ने ज्वाइन किया जो कि सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सेनेटर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ईरानी सदर का दौरा, उसके बाद फौरी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कराची आए हैं, बातें उन्होंने बड़ी खुशाइंद की हैं, लेकिन बहुत सारे जहनों में ये सवाल है कि क्या ये सब कुछ वाकई में हो पाएगा, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए इंशाअल्लाह ये सब कुछ हो पाएगा। ये मुझे अपनी आवाज वापस भी आ रही है, इसको जरा रोक चलिए इसको हम फिक्स करते हैं। ये सिर्फ
आप बताइए। एक बहुत बड़ा डेलीगेशन सऊदी अरेबिया से एक बहुत बड़ा डेलीगेशन आया है जो कि फॉरेन मिनिस्टर की क़यादत में, और उनके साथ भी बिजनेसमैन थे, और अभी फिर एक सऊदी बिजनेसमैनों का डेलीगेशन आ रहा है। इसके बाद ईरान के सदर का बड़ा कामयाब दौरा था, और अभी प्राइम मिनिस्टर ने ये जो बात की है ना यहाँ, और आरिफ हबीब साहब जो कह रहे थे मफामत का भी, तो मेरे ख्याल में ये सारी अच्छी बातें हैं। मफामत की बात तो प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले पार्लियामेंट के अंदर जब तकरीर की थी, टेक ओवर जब किया, जब ये ओथ लेने के बाद, तो उन्होंने कहा था कि हम जहां मिसाके मईशत करेंगे वहां मिसाके मफामत भी करना चाहते हैं। बाकी देखिए जो लोग जेलों में हैं उनके केसेस हैं वो अदालतों ने हैंड करने हैं, वो ना हमने बनाए हैं ना हम उनको हटा सकते हैं। अदालतों को वो फेस करें, वो करें, लेकिन मुल्क के अंदर ये बात सच्ची बात है कि हमारी आपस में वर्किंग रिलेशनशिप जरूर होना चाहिए अपोजिशन और हुकूमत का। और चंद एक ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर हमें यकजा हो गए, मसलन ये कौमी यकजहती, मसलन ये कि न्यूक्लियर का डिटरेंस, मसलन ये कि कश्मीर, मसलन ये कि आपका सी पैक, मसलन ये कि टेररिज्म के खिलाफ जो ये टेररिज्म की लानत है उसमें हम मुत्तहिद हों, जैसे हमने नेशनल एक्शन प्लान किया था। तो मेरे ख्याल में इन चीजों पे इकट्ठा होना चाहिए। बिजनेसमैन कराची के मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ स्टील मिल का चेयरमैन रहा और फॉर क्वाइट सम टाइम मैं इनसे इंटरेक्ट करता रहा। ये सारे मुहब्बे वतन लोग हैं और ये अच्छी सलाह दे रहे हैं। जिन लोगों की बिजनेस जिस मुल्क में ठीक नहीं चलती, या ट्रेड ठीक नहीं है, या इंडस्ट्री ठीक नहीं लगी हुई, तो वो इंटरनली भी कमजोर हो जाता है और एक्सटर्नली भी कमजोर हो जाता है। तो आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड मीटिंग जो कराची में प्राइम मिनिस्टर ने की। अच्छा, मैं चाहूँगी थोड़ा सा ज़रा मुझे बताइएगा क़य्यूम साहब, क्योंकि आपने भी कहा कि स्टील मिल के चेयरमैन भी आप रहे हैं, बहुत सारे इदारों की प्राइवेटाइजेशन की बात अब हो रही है, स्पेशली पीआईए की बात की जा रही है। बहुत लोग इसके मुखालिफ भी हैं कि भी ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या वजह है कि हम खुद से ज़ाहिर है नहीं उस तरह संभाल पाए और प्राइवेटाइजेशन निजकारी की तरफ हमें जाना पड़ रहा है? कुछ बताएंगे इस हवाले से, आपके ज़ाती व्यूज़ क्या है? या देखिए, बात यह है कि मेरा व्यू इसके मुतालिक ये है कि किसी मुल्क के अंदर भी जो अदारे हैं वो पब्लिक सेक्टर में हों या प्राइवेट सेक्टर में हों, वो कामयाब तब होंगे अगर गवर्नेंस बेहतर होगी। और अगर गवर्नेंस बेहतर नहीं होगी और हम अदारों को पॉलिटिसाइज करेंगे और हमारे अपने मुल्क के अंदर जो कानून की बालादस्ती नहीं होगी, तो ना अदारा पब्लिक सेक्टर में ना प्राइवेट सेक्टर में आगे जा सकता है। ये सच्ची बात है। लेकिन आफ्टर हैविंग सेड दैट, मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में हमें ये रिक्वायरमेंट है कि हम गवर्नेंस पे जोर दें और बहुत से जो अदारे बिजनेस रिलेटेड हैं उनको प्राइवेट सेक्टर में हो या जॉइंट वेंचर हो, उसके अंदर हम शेयर होल्डर हों, मे बी मैक्सिमम शेयर हमारे हों, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह प्राइवेट सेक्टर को दी जाए, क्योंकि जब उनके स्टेक्स वहाँ होते हैं तो वो फिर किसी तरीके से भी वो क्रम्बल नहीं करते अंडर पॉलिटिकल प्रेशर। तो मैं आपको ये बताऊं कि चाइना की जो तरक्की का राज है वो सारा पब्लिक सेक्टर के मसलन अदारों के ऊपर था। सारा तो थ्रू आउट जितने उन्होंने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाए और किए, क्योंकि वहाँ रूल ऑफ लॉ है और करप्शन में इन्वॉल्व बंदे को, खा वो वर्कर हो, मिनिस्टर हो, जनरल हो, वो को बहुत बड़ा चीफ एग्जीक्यूटिव हो, सबसे ऊंचे खंबे पे लटकाते हैं अगर आपने वहां गलती की है और आपने करप्शन की कोई बात की है। तो इसलिए ये चीजें कंट्रोल करनी चाहिए और हुकूमत का ये व्यू पॉइंट, और ये जो बिजनेसमैन भी बता रहे थे कि हुकूमत का कोई काम नहीं है कि वो बिजनेस करे, हुकूमत का काम है गवर्नेंस करे। तो ज्यादा से ज्यादा अदारे वो जो है वो प्राइवेट सेक्टर में चले जाएं, उसमें हुकूमत का शेयर जरूर रहे, हुकूमत अपनी गवर्नेंस को बेहतर करे और ऐसा माहौल पैदा करे जिसके अंदर ये अदारे बेहतरीन तरीके से काम कर सके। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, मैं चाहूँगी थोड़ा सा ज़रा आप सेनेटर साहब कल के वज़ीर-ए-आज़म के दौरे की हम बात करते हैं, जिसमें उन्होंने बड़ा उम्मीदें जो हैं वो जाहिर की हैं सऊदी वफ्द के साथ। कारोबारी शख्सियात को ये भी कहा है कि जी आप अगर अच्छा वक्त चाहते हैं तो आप उनकी आने का इंतज़ार करें, फिर उनको निहारी भी खिलाएं, पाए भी खिलाएं और उनके साथ कारोबार भी करें, उन्हें बिरयानी भी खिलाएं। तो ये जो उम्मीदें हैं ये वाकई पूरी होंगी? तवक्कुआत रखना ठीक है, क्योंकि होता यही है कि वफ्द आते हैं, मुलाकातें होती हैं, मुआहदे होते हैं, लेकिन सम्राट उस तरीके से मिल नहीं पाते जो कि मिलने चाहिए। उसकी वजह ये होती है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस ऑफ ओवर हाफ सेंचुरी में गवर्नमेंट से रिलेटेड
अदारे भी चलाए, आप मुख्तलिफ जगहों के ऊपर रहा। देखिए, पाकिस्तान बखुदा एक बड़ा मजबूत मुल्क है और अल्लाह ताला के करम से ये बहुत सी नेमतों से माला माल है, और इसकी जो नीचे मादनी ज़खायर हैं वो भी हैं, आपके ओवरसीज जो ऑफ शोर बहुत सी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं। आपको सिर्फ ध्यान देना है कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी में। अगर आपकी हुकूमतें 2-2 साल के बाद, 3-3 साल के बाद टूटती रहे और कंटिन्यूटी ना हो और आप अपनी 5 साल की टर्म भी पूरी ना कर सके, तो फिर मामलात उधर रुक जाते हैं और अगली हुकूमत आए और उसमें इतनी सियासी मेच्योरिटी ना हो कि जो मुल्क के मफाद में पॉलिसीज उनको जारी करें, बल्कि आप अपने दौर में तो IMF की मिन्नतें कर रहे हैं कि आए, और जब आप नहीं है हुकूमत में तो आप उनको खत लिख रहे हैं कि इनके साथ तावन ना करें। मेरा मतलब है ये एटीट्यूड किसी जमात का भी होगा या अपोजिशन का होगा तो ठीक नहीं होगा। आई कैन अश्योर यू, कभी ये 5 साल के लिए हुकूमत बनी है, सबको एहसास है कि हमारा सर्वाइवल इसी में है कि हम जी कयूम साहब को खत्म करें अपने। जी आप वैसे अजराए बात की होगी ना, लेकिन दैट मींस कि लुक आफ्टर देम और सिर्फ सऊदियों का नहीं, हर इन्वेस्टर जो आता है, यूरोप से आए, अफ्रीका जी से आए, बिल्कुल जाहिर है, बड़ी अच्छी बात होती है, तभी हमारी मईशत का पहिया प्रॉपर तरीके से चलेगा जब सरमायाकार दिलचस्पी का इजहार करेंगे। आखिर में मैं आपसे ही जानना चाहूँगी सेनेटर साहब, बहुत सारे लोगों की ये राय है कि कसूली मौक़िफ़ होना चाहिए स्पेशली भारत को लेकर, कि अगर वो इस तरीके से जुल्म कर रहा है कश्मीरियों के साथ, फिर उनके मुल्क में एक बाकायदा एजेंडा है मुस्लिम मुखालिफ, जो कि जब इलेक्शन आता है जिस पर काम होता है प्रॉपरली, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि तिजारत को अलग रखें, तिजारत के मामलात अलग हैं, बाकी जो आपका असूली मौक़िफ़ है उसको अपनी जगह पर रखें। तो आपके ख्याल में ये जो मशवरा दिया गया भारत के साथ ताल्लुकात बहाल करने का, क्या ख्याल है आपका? हर लिहाज से बहाल करना ठीक है? या देखिए, बात यह है कि असूलों के ऊपर तो आप बिल्कुल किसी तरीके से भी बाज नहीं करना चाहिए, और असूल वो हैं जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सेट किए, और उन्होंने कहा कि हम ओप्रेस्ड और सप्रेस्ड नेशन के साथ खड़े हों, हाँ वो कश्मीरी हैं या पैलेस्टीनियन के ऊपर भी उन्होंने लखनऊ में एक बहुत बड़ी मीटिंग में अपनी जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की हुई थी उसमें ये कहा था कि हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन ये तो बात, साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि हम बेस्ट रिलेशंस चाहते हैं दुनिया के सारे ममालिक के साथ, और कोई हमारा ऑफेंसिव डिजाइन नहीं है, और बेस्ट रिलेशन खसूसन उन्होंने कहा था नेबर और सुपर पावर्स के साथ। तो इसलिए मेरे ख्याल में कांस्टेंट तगोदो ये तो होनी चाहिए, ये जो डिप्लोमेटिक प्रेशर है ये भी जारी रहे, और एट द सेम टाइम लीडर्स देखें कि अपनी बसीरत में किसी चीज पे कंप्रोमाइज किए बगैर अगर अपने मुल्की मफादात की खातर उनको कई स्टेप्स लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। देखिए, एक ऑब्जेक्टिव को आपने कैप्चर करना हो ना, तो एक अप्रोच होती है डायरेक्ट, एक होती है इनडायरेक्ट अप्रोच, तो वो जो बस अप्रोच हमें अपनी है, ज़ाहिर है सारे मामलात पर सुलझ जाएंगे। बहुत शुक्रिया सेनेटर अब्दुल कयूम साहब। अभी हम आ जाते हैं कुछ खेल की बात करते हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 मैच आज लाहौर में खेला जाएगा। दोनों टीमों की 5 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। पाकिस्तानी कैप्टन बाबर आजम ने मोहम्मद रिजवान के आयरलैंड के खिलाफ सीरीज तक फिट हो जाने की तवक्को भी जाहिर की है। अब आने वाले मैच में स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? साजिद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम शहरी साहब, ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र है। साजिद साहब, अभी जो सिचुएशन है उसमें अजहर की तरफ से भी कुछ बयानात आ रहे हैं, फिर शादाब का स्टेटमेंट भी सबके सामने है, जिसमें अक्सर लोग तो ये डिस्कस कर रहे हैं कि शादाब को ये बातें करनी भी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। तो मुझे बताइएगा कि जो शादाब ने हकाइक बयान किए हैं, आपके ख्याल में उन्हें करने चाहिए थे या नहीं? देखिए शरीफ, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल, इसलिए शादाब ने आगे जो बात की वो वही बैटिंग स्टाइल लेग के हवाले से बात की और सीधा मुद्दा पर रिजवान पे जाता है। अनफिट रिजवान ने खेला है, वो जो 20 रन बनाए वो बहुत ही स्लो बनाए थे, जिससे पाकिस्तान का टेम्पो टूटा। पाकिस्तान जो मैच हरा है, पाकिस्तान की नाकस बैटिंग की वजह से मैच हरा है, नाकस फील्डिंग, नाकस कप्तानी, और जो जिस तरह शादाब ने आके जिस तरह मीडिया में बात की, मैं इस तरह की बात करने को तरजीह को हमने आजर महमूद को भी कहा था, उनको कोई
राइट नहीं होता किसी को भी किस एजेंडे के तहत उनको किसने बोला था। या आपको याद होगा माजी में आके इमामुल हक ने भी इस तरह की बात की थी, तो ये 2023 वर्ल्ड कप ओडीआई में बहुत ज्यादा बोलने लग गए थे। इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए थे, इससे इम्पैक्ट खराब होता है मैनेजमेंट का और खिलाड़ियों के दरमियान। जो मार्केट में खबरें इतलाफात हो रही है यकीनन खुल के नजर आ रहे हैं, और ये चीज से सोचना पड़ता है, करने का बोलने से पहले सोच के बोलना चाहिए क्या बोलना चाहिए। 12 बहुत इंपॉर्टेंट मैच है आज जो खेला जाएगा, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। पाकिस्तान बहुत ज्यादा अपने सीनियर खिलाड़ियों पे इंतजार करेगा, आमिर अम्माद उसी में, जैसे कि आप और हमने पहले ही कह दिया था, अम्माद को भी खिलाना पड़ेगा, आमिर को भी खिलाना, फकर को भी खिलाना पड़ेगा। बात ये होती है इनके खिलाने से क्या होगा। आप 6 ओवर तक तो पाकिस्तान बैटिंग पावर बहुत आउटस्टैंडिंग खेलता है, 6 ओवर से 15 ओवर तक कौन रन बनाएगा, पहले तो मुझे बताइए ना। 6 ओवर से 15 तक आपकी प्लानिंग नहीं है, कोचों की प्लानिंग नहीं है, टीम के कप्तान की प्लानिंग है, फिर खिलाड़ी अपने लिए खेल रहे हैं, मुल्क के लिए नहीं खेल रहे। तो खिलाड़ी ये नहीं समझ पा रहा। मुझे ये बताएगा साजिद भाई कि जो ये बातें हुई कि जी 30 रन शॉर्ट थे हम लोग, ये वाकई हम लोग शॉर्ट थे 30 रन, या फिर जैसे कि बाबर ने कहा कि जी रन बिल्कुल ठीक थे, हम लोगों की जो लैकिंग आई है वो बॉलिंग और फील्डिंग में आई है, आपकी राय क्या है? देखिए शरीज, हम और आप कितने अरसे से प्रोग्राम कर रहे हैं, ये इनकी मतलब एशिया कप वर्ल्ड कप जितनी मैचेस होते हैं, बाबर का यही मौका होता है 10 रन छोड़ते 30 रन छोड़ते। ये कोई लॉजिक नहीं है, ये लॉजिक को हम नहीं मानते। एक्सेप्ट वही होता है जो फ्रंट से लीड करे। 220 रन की पिच थी, आपने बहुत स्लो खेला, गैर मारी बैटिंग की। ओवरऑल जितने भी बाबर की बात करूँ, रिजवान की बात करूँ, साइम अय्यूब की बात करूँ, इफ्तिखार चचा की बात करूँ, जो भी आपने जो बैटिंग करेंगे, शदाब यकीनी तौर पर जो बैट्समैन थे उन्होंने उस तरह की बैटिंग नहीं करी जिस तरह की तवक्कुर थी। मॉडर्न क्रिकेट में बैटिंग स्ट्राइक रेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 160-170 रन से आपको खेलना पड़ेगा, फिर आपको स्कोर बोर्ड पे रन बनाना पड़ेगा। ये लॉजिक अब पुराना हो गया, आपको नए लॉजिक से आना पड़ेगा। मॉडर्न क्रिकेट में वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, वर्ल्ड कप आपके सर पे खड़ा हुआ है। अनफिट खिलाड़ी दूसरा शरीफ, मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको ये बात की थी, काकुल के कैंप से कोई भी खिलाड़ी अनफिट हो, इसका मुद्दा जो लोग बात कर रहे हैं, तो खुदा के वास्ते मोहसिन नकवी साहब ने बहुत अच्छा काम किया था। काकुल ने जो कैंप लगाया था खिलाड़ियों की फिटनेस के लिए लगाया था, इससे पहले 2 साल से कोई कैंप नहीं लगा। प्लेयर पावर बिल्कुल। अच्छा साजिद भाई, बिल्कुल ये जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन दूसरा पता है इसमें ये बात भी बहुत डिस्कस हो रही है कि रन बनाना कोई काम नहीं है कि आप रन बनाते रहे, जब तक आपका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं होगा। स्ट्राइक रेट को लेकर क्या काम हो रहा है? देखिए स्ट्राइक रेट कोई काम नहीं हो रहा। हफीज जिस तरह की बात करते करे, बिल्कुल सही बात कर रहे थे। आप मुझे बताइए, यूसुफ जो बैटिंग कंसल्टेंट हैं, वो अब नए शॉट मार रहा है, रिवर्स स्विंग मारना सिखा रहे हैं। बॉल और बैट के दरमियान खेलना आना चाहिए, अटैकिंग क्रिकेट खेलना चाहिए। मॉडर्न क्रिकेट में बैटिंग स्ट्राइक रेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारा कोई भी खिलाड़ी 130-140 इंटर से क्रिकेट में है ही नहीं इनका, और जिसने दूसरे मुल्कों के खिलाड़ी 140-145 की बैटिंग स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं, पावर प्ले का इस्तेमाल करते हैं। फिर जिस तरह मैंने आपको पता ना, 6 ओवर के बाद 6 और 15 ओवर में आपकी तो रन बनाने की औसत 3 रन 4 रन की औसत होती है। जो बेहतरीन औसत बनाने वाले प्लेयर उनको आप मौका नहीं देते। चचा इफ्तिखार को आपने उस तरह लुटास नहीं किया। आप मुझे बताइए, आप मुझे फकर को आप खिलाएंगे, साइम को खिलाएंगे, मगर साइम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए अपना खेल खेलें, मिड ऑफ मिड डाउन खेलने की कोशिश करें, बॉल पे अटैकिंग क्रिकेट लें, और उनको कोचिंग ना करें, उनको टेक्निक उनकी खराब कर रहे हैं। मेरे अपने जरा बात है, मैंने कोचिंग की है, उनको जो जितनी कोचिंग करेंगे उतना इस खिलाड़ी पे प्रेशर ना डाले, खुला खेलने दें और अटैकिंग क्रिकेट रिलैक्स क्रिकेट खेलें। अभी आपको आज का मैच जीत जाएंगे, मैं डंके की चोट पे कहता हूं, आज पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच जीत जाएगा। और क्यों जीतेगा? क्यों पूरी आवाम ने उनको क्रिटिसाइज किया, बॉलिंग, बैटिंग, कप्तानी, कोचिंग। लेकिन साजिद भाई कंसिस्टेंसी भी तो आनी चाहिए ना, ये थोड़ी कि आवाम तनकीद करेंगे तो फिर आप थोड़ी जान लड़ाएंगे और खेलेंगे। अभी जो अगला मैच आ रहा है इसमें क्या आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं? फखर जमान भी हैं, मोहम्मद उस्मान से बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। देखिए उस्मान को यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान की, मैं तो कहता हूँ उस्मान ने बहुत बड़ा बैकफायर कर दिया, और उन्होंने अपने तमाम कश्तियां जरा के पाकिस्तान के लिए खेला। पाकिस्तान से खेलने का इतना आसान नहीं है। ठीक है आप प्राइवेट लीग में रन बनाए, पाकिस्तान से खेलना हमें पता है कितना मुश्किल होता है। उस्मान को चाहिए अटैकिंग क्रिकेट खेलें, ये अल्लाह ने आपको मौका दिया, और आज विकेट कीपिंग भी करें और लंबे रन बनाए, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मेरे अपने जराए बताते हैं, अगर उनको प्रेशर हैंडल करना नहीं आता, आज उनकी भर्ती का नंबर भी उनको मिलेगा।
का हो सकता है वो ओपन या वन डाउन करें, कॉन्फिडेंस से खेलें और टीम के लिए खेलें, अपने लिए नहीं खेलें, खुले खेलें। आउट तो हो ही रहे, आउट होने से डरे नहीं। हमारे लड़के शरीफ आउट होने से बहुत ज्यादा डरते हैं और 30 रन करने के बाद समझते हैं अगला मैच पक्का कर लिया। लड़कों ने ये चीज सवाल अपने जहन में बैठा लिया, हम 30 रन करें, 40 रन करें, अगला मैच इंडिविजुअली खेलेंगे, सिर्फ अपने लिए खेलेंगे, जेलिन होकर नहीं खेलेंगे तो रिजल्ट्स इसी किस्म के होंगे। टीम मिलकर खेले और मुल्क के लिए खेले तो ज़्यादा बेहतर है। देखते हैं, खैर आपने बड़ी पॉजिटिव बात की कि अगले मैच में हम जीतेंगे और इस तनकीद से कुछ सीखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका साजिद साहब, आप हमारे साथ मौजूद और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। अभी नाज़रीन वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, सी यू आफ्टर दिस ब्रेक। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन। और जैसे कि प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने बताया था कि आज 25 अप्रैल यानी कि दुनिया भर में जानलेवा बीमारी मलेरिया से आगाही का दिन मनाया जाता है। आज से ठीक 1 साल पहले आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया था कि दुनिया के 2 ममालिक में शदीद मौसमियाती तब्दीलियाँ और गंदगी की वजह से मलेरिया का फैलाव बहुत बढ़ जाएगा। और इन 2 गंदगी से भरे ममालिक में एक मलावी और दूसरा हमारा पाकिस्तान था। और अब हम सब ये देख रहे हैं कि कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में मच्छर अचानक इतने ताकतवर हो गए कि किसी भी स्प्रे, कॉयल या अद्वियात से उनका खात्मा मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर सबीन मोहिउद्दीन हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, जिनका 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है पब्लिक हेल्थ सेक्टर में। उनको हम वेलकम करेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, मलेरिया का आज आलमी दिन है और हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा इस पर लोगों को आगाही दें हम कि किस तरह की बीमारी है, कैसे हो जाती है, इसके पीछे वजूहात क्या हैं, क्यों पाकिस्तान वो दूसरा मुल्क है जहाँ पर तेज़ी के साथ ये फैल रहा है। सबसे पहले तो पाकिस्तान जो है यहाँ पे एंडेमिक के रिस्क जो हैं वो 60% है, जिसकी वजह ये है कि यहाँ बारिशें भी होती हैं और हमारे यहाँ जो गंदगी का सीवरेज का निज़ाम है, जो पानी खड़ा हो जाता है उसके बाद, तो ज़्यादातर ये जो फीमेल मॉस्किटो है इससे मलेरिया होता है और ये यहाँ अफजाइश पाता है और ये बीमारी इन्फेक्शियस है, एक से दूसरे में मुंतकिल हो जाती है। तो ज़रूरत इस बात की है कि इसकी प्रिवेंशन की जाए। सबसे पहले ये है कि आप इसकी प्रिवेंशन करें कि ये ना हो और उसके बाद ये कि तशख़ीस यानी डायग्नोसिस सही होनी चाहिए और फिर इलाज, ताकि ये जो एक कॉम्प्लिकेशन मलेरिया उससे बचा जा सके। सिम्टम्स क्या है इसके? अच्छा, सिम्टम्स ये होते हैं कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 8 से लेके 18 दिन तक। तो अगर कोई फीमेल मॉस्किटो किसी भी इंसान को बाइट करती है तो हो सकता है उसको इन दिनों में थोड़ी सी मतली हो और जिस्म में टूटना हो और जिस्म में दर्द होना, इस तरह के अलामात ज़ाहिर हों। और उसके बाद ये जो प्लाज्मोडियम जो है, जो इसका जरासीम होता है, जब वो जिस्म में दाखिल होता है जिगर पे असरअंदाज होता है और जिगर में वो मल्टीप्लाई होता है और खून के ज़रिए फैलता है और फिर लाल खलियों पे असरअंदाज होता है, तो लाल खलियों को रप्चर करता है। तो उसके बाद जो अलामात ज़ाहिर होती हैं उसमें तेज़ बुखार है, 100 से लेके 103 तक फ़ीवर हो सकता है, उसको शिवरिंग हो सकती है और इसके अलावा उल्टी होती है और किसी मरीज़ में आप उसको डायरिया भी हो सकता है, इसहाल भी या मोशंस के सिम्टम्स देखने में। सही। और इसका इलाज जो है वो क्या है? मतलब एक तो डॉक्टर के पास कंसल्ट करना तो लाजमी है, मेडिकेशन तो अपनी जगह पर है, उसके अलावा हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है अपनी डाइट में? देखिए, सबसे पहले तो जो है डॉक्टर के पास लाजमी जाएं, क्योंकि ये गर्मियों में होने वाला अमूमन कॉमन है फ़ीवर और हम इसे वायरल समझते हैं और अपनी सेल्फ मेडिकेशन से हमें चाहिए कि हम इसे अवॉइड करें ना। तो क्योंकि बहुत सारी ऐसी अद्वियात होती हैं जो मलेरिया के लिए जो इस्तेमाल की जाती हैं और वो दूसरे पेशेंट्स को आप नहीं दे सकते, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है इसकी बहुत ज़्यादा। तो एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ जो एहतियात है, एहतियात में ये करना चाहिए आपको कि लोग पूरे आस्तीनों के कपड़े पहने, बच्चों को पूरे कपड़े पहनाएं, पूरे आस्तीनों वाले कपड़े पहने। और इसके अलावा इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए खाना क्या है? अच्छा, मल्टीविटामिन में ले सकते हैं, विटामिन ए ले सकते हैं बच्चों के। अभी भी किसी ना किसी कैंपेन में हम विटामिन ए दे रहे होते हैं। विटामिन ए बहुत सारी हरी आप सकते हैं, सब वेजिटेबल्स में है, गाजर में है, तो उससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है ताकि हम इस तरह के इन्फेक्शियस डिजीज़ से बच सकें। सही। अच्छा, वैक्सीनेशन भी इसकी कोई अवेलेबल है? अभी तो वैक्सीनेशन इसकी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये जरासीम जो प्लाज्मोडियम है, ये बेसिकली 4 जरासीम हैं। इसके प्लाज्मोडियम की 4 अक़साम हैं और फेल्सीपेरम, वाइवेक्स, ओवेल
मलेरियाई। तो पाकिस्तान में जो है वो 2 हैं, तो इसकी अक़साम की वजह से अब तक इसकी कोई वैक्सीन जो है दुनिया में नहीं आ सकी है। सही है। और मतलब मच्छरों से बचने का बेहतरीन तरीका ये कि अर्ली मॉर्निंग और एक शाम की औकात में जब मच्छर स्पेसिफिकली हमला करते हैं तब हमें कोशिश करनी चाहिए गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें, पूरे कपड़े पहने, स्प्रेस कराएं और लोशन इस्तेमाल करें, घरों में जालियां लगाएं और पानी को खड़ा ना रहने दें। खड़ा हुआ पानी जो है वो स्टेगनेंट वाटर जो होता है उसमें ये अफजाइश पाते हैं। ठीक हो गया। होप सो आपको समझ आ गई होगी कि मलेरिया से बचना कैसे है, अपनी सेहत का ख्याल खुद रखना है। और अगर आपको किस तरह के सिम्टम्स फील हो रहे हैं, मतली, बुखार, जिस्म दर्द, तो बजाय इसके कि आप सेल्फ मेडिकेशन की तरफ जाएं, जितना जल्द हो सके अपने मुआलिज से रब्ता करें ताकि वो प्रॉपरली आपको गाइड करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर सबीन आपके वक्त के लिए। अभी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक। और हीरो पाकिस्तानी, मेरे को खातून हो तो फिर आई थिंक हीरोइन होना चाहिए। हीरोइन पाकिस्तानी अगर हम कहें तो चलें, ये भी अच्छी बात है। पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र एक और हमारी प्यारी सी बेटी जिसने मुल्क कौम का नाम रोशन किया है। आज आपसे उनकी मुलाकात हम करवा रहे हैं। रोमा यूसुफ, जिन्होंने हाल ही में थाईलैंड में होने वाला बॉक्सिंग का मुकाबला जीता है। रोमा को वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच रोमा फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो प्रोफेशनल ये जो आपकी फ़ाइट हुई है इस पर हम आपको ढेरों मुबारकबाद देते हैं। बताइएगा कि आपने 4 राउंड्स का मुकाबला 2 राउंड्स में जीत लिया। कितनी तैयारी की थी इस फाइट के लिए? प्रोफेशनल फाइट का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा, नाज़रीन के लिए बताइएगा। जी, फाइट का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। वो थाई की वर्ल्ड चैम्पियन थी, फिर उनको नॉकआउट किया दूसरे राउंड में। तो ये हर फाइट का एक अलग एक्सपीरियंस होता है क्योंकि डिफरेंट ओपोनेंट्स होती हैं हर इवेंट में। तो ये एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। वो वर्ल्ड चैम्पियन थी थाईलैंड की, तो फिर उनको जब नॉकआउट किया तो फिर एक खुशी भी महसूस होती है। अच्छा रोमा, आलमी सतह पर आपकी ये तीसरी फाइट थी, तो आपने थाई हरीफ सोफीता को आपने शिकस्त दी है, तो उनकी तरफ से कैसा रिएक्शन मिला आपको? तो काफ़ी गुस्से वाला रिएक्शन था उनका कि बस ये मुझे जल्दी से नॉकआउट करे। उनकी ख्वाहिश थी कि वो मुझे नॉकआउट करे और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं करूं। और मेरी ख्वाहिश रंग ले आई, मैंने उन्हें नॉकआउट कर दिया। 4 राउंड की फाइट थी, दूसरे राउंड में मैंने उन्हें नॉकआउट कर दिया। अच्छा, बॉक्सिंग की अगर बात की जाए तो हमारी लड़कियां अब इस खेल की तरफ दिलचस्पी दिखा रही हैं, तो इस खेल में ट्रेनिंग के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान में कौन कौन सी सहूलियात जो कि मौजूद हैं? पाकिस्तान में भी किसी चीज़ की कमी नहीं है। क्लब भी अच्छे हैं, अच्छे उस्ताद हैं जिनकी मेहनत की वजह से आज हम डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके खेल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं और विन कर। ज़बरदस्त। अच्छा, पाकिस्तान की बात की जाए तो अमूमन क्रिकेट और हॉकी की तरफ तो ध्यान है, मगर दीगर खेलों में इतनी दिलचस्पी नज़र नहीं आती है, तो हुकूमत से कोई अपील आप करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ऐसे क्रिकेट को और हॉकी को बहुत ज़्यादा लाइक किया जाता है। अमूमन दूसरी गेम्स को इतना ज़्यादा लाइक नहीं किया जाता। और हुकूमत भी इन्हें क्रिकेट या हॉकी वालों को ही पे करते हैं, या आगे जाने की अपॉर्चुनिटी उनको ज़्यादा मिल जाती है क्योंकि उन्हें स्पॉन्सर अच्छे मिल जाते हैं। इसी तरह से दूसरी गेम्स जो है पीछे रह जाती हैं। जबकि देखा जाए तो इस टाइम बॉक्सिंग हमारी एक ऐसा गेम है जिसमें मतलब वर्ल्ड रैंकिंग में लड़कियों के लड़कों के नाम हैं। अब पाकिस्तान को हम वर्ल्ड रैंकिंग पे लेके जा रहे हैं, तो ये भी एक बड़ी बात है, जो कि फिर भी हुकूमत इस चीज़ को इतना नहीं सराहती जितना ये क्रिकेट या हॉकी को लाइक किया जाता है। तो अपील यही है कि सारी गेम्स को इक्वली लेकर चला जाए ताकि मुल्क तरक्की करे और सबको सबके हिसाब से हर चीज़ मिलनी चाहिए। सही। अच्छा रोमा, अक्सर इंटरनेशनल फाइट्स में देखा गया है कि खिलाड़ी को कोई ना कोई स्पॉन्सर कर रहा होता है, तो आपको किसकी सपोर्ट हासिल है? बिल्कुल ऐसे ही है, स्पॉन्सर की वजह से ही हम अपनी बाहर फाइट्स खेलते हैं। और जो कि अभी मुझे कुछ ज़्यादातर स्पॉन्सर्स नहीं होते जो कि होने चाहिए, और मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री बनाई है, उसके बदौलत भी अगर हम कुछ भी किसी को दिखाएं तो वो लाइक नहीं करते। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि अगर कोई क्रिकेट या किसी और का कोई स्पॉन्सर उठाना हो तो वो जल्दी दे देते हैं बनिस्बत किसी और गेम के। तो बस ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो मेरी अपील है सबसे कि सब गेम्स को इक्वली लेके चला जाए ताकि दूसरी
जो लड़कियां या लड़के मेहनत कर रहे हैं उनको भी इजीली स्पॉन्सर मिले और वो अपनी जो है उनकी ख्वाहिशात हैं, जैसे अभी मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया खेलूं, तो मुझे अभी स्पॉन्सर्स की नीड है, तो मुझे होगा तो ही हम खेल पाएंगे स्पॉन्सर। तो इसी वजह से बस रिक्वेस्ट है कि काइंडली सबको स्पॉन्सर जो है, सिर्फ क्रिकेट को नहीं, दूसरी गेम्स के जितने भी प्लेयर्स हैं उनको भी स्पॉन्सर किया। अब रोमा, मुस्तकबिल में आपकी कौन कौन सी फाइट्स होने वाली हैं जिनकी तैयारियां आप इस वक्त कर रही हैं, इस हवाले से भी बताएंगी कुछ? अभी नेक्स्ट जो मेरा प्लान है या मेरी फ़ाइट के लिए मुझे एक इन्विटेशन आया हुआ है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और मैं खेलना चाहती हूँ। इसकी वजह से मुझे अभी जो है स्पॉन्सर होगा तो ही हम इसको नेक्स्ट प्लान कर पाएंगे। फ़ाइट का इन्विटेशन तो आ जाते हैं, और हमारी रुक इसलिए जाती हैं फ़ाइट्स वगैरह, और या हम रुक जाते हैं इसलिए हमारी ट्रेनिंग जो हो रही होती है उसको हम रोकते तो नहीं हैं, अगर रिजेक्ट भी हो जाए तो। पर ये होता है कि फिर एक प्लेयर डिसहार्ट होता है कि ना स्पॉन्सर ना होने की वजह से ये चीज़ें हुई हैं। तो बहरहाल ये है कि अभी नेक्स्ट जो मेरा फर्दर प्लान है वो यही है कि हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान खेलें, बट इसके लिए स्पॉन्सर होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि स्पॉन्सर होगा तो ही इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फ़ाइट हमारी हम खेल पाएंगे। अच्छा, आखिर में मुझे बताएगा कि आप नए टैलेंट को क्या मशवरा देंगी, किस तरह वो बॉक्सिंग के खेल में ख़ुद को मनवा कर मुल्क का नाम फ़ख्र से बुलंद कर सकती हैं? उन तमाम बच्चियों के लिए मैसेज क्या आपका? जी, न्यू बॉक्सर्स जो फीमेल्स आना चाह रही हैं बॉक्सिंग में, मैं उनसे यही कहूँगी कि आप काइंडली मेहनत करें। मेहनत करेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि जितनी एफ़र्ट्स मैंने की हैं वो प्रैक्टिस ही है। कभी भी थोड़ा सा सीख के ये मत कहें कि मैं चैम्पियन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। आज मैं इस जगह पे हूँ तो कल को कोई और होगा। मैंने कभी भी ख़ुद को अभी तक इतना ज़्यादा लेवल नहीं दिया अपनी नज़र में, क्योंकि अगर दे लिया तो मेरे ख़्याल से मैं शायद दूसरी फ़ाइट अच्छे से परफॉर्म ना कर पाऊँ। तो थोड़ा सा अपने आप को कम भी रखती हूँ ताकि अच्छा परफॉर्म कर पाऊँ। बस ये 2-3 बातों का ख्याल किया जाएगा तो आगे अच्छा होगा, और मेहनत ज़रूरी है। जितनी मेहनत होगी उतना आपको फल मिलेगा, और फिर ही आप इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल बॉक्सर्स को नॉकआउट कर सकते हैं दूसरे राउंड में, पहले राउंड में, चौथे राउंड में, या जैसे भी आपको आपकी प्रैक्टिस होगी उसके अकॉर्डिंग आप हर चीज़ को प्ले कर सकते हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए रोमा, ऐसे ही खेलती रहे, मुल्क का नाम रोशन करती रहे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और नेक्स्ट आपकी फ़ाइट के लिए बेस्ट विशेज़ हैं हमारी आपके साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब जनाब आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करते हैं पढ़े लिखे नौजवानों की, और उनके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि जो बच्चे यूके या कनाडा जाकर तालीम हासिल करना चाहते हैं उनके लिए अच्छे मौक़े आने वाले हैं। एक बरतानवी डेलीगेशन जो कि पाकिस्तान के दौरे पर है, जिसमें बरतानिया के मशहूर जामियात के नुमाइंदे शामिल हैं। अब ये वफ्द पाकिस्तान में क्यों है, क्या काम करेगा, ये हम आपको बताते हैं। हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान के चेयरपर्सन डॉक्टर मुख्तार अहमद इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बताइएगा, मैंने तो बच्चों को खुशखबरी सुना दी है, क्योंकि आपको पता है आजकल हर बच्चे की ख्वाहिश है ये कि उसको बाहर जाके पढ़ने का मौका मिले, लेकिन उसे कोई गाइड नहीं करता, उसको रास्ता समझ नहीं आता, उसके लिए कौन सी जगह बेहतर है उसको नहीं पता चलता। तो किस तरह से ये डेलीगेशन यहाँ पर काम करेगा और क्या आगे होने वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका जी। ये डेलीगेशन यहाँ पे काम नहीं करेगा। एक्चुअली हमारी बहुत सी इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी अरसे से कोलैबोरेशन चल रही हैं, और ख़ासकर यूनाइटेड किंगडम के लिए हमारे बच्चों की फ़र्स्ट चॉइसेस या यूएस या यूके होती है। तो हमारे यहाँ पे कुछ हमने एक TNE के नाम पे, ट्रांसनेशनल एजुकेशन के नाम पे, चंद साल पहले एक पॉलिसी बनी थी यूके गवर्नमेंट के साथ मिलके कि यहाँ पे कुछ हमारे अदारे उनकी डिग्री प्रोग्राम ऑफर करेंगे। लेकिन उसमें कुछ मसाइल आना शुरू हो गए और हमें काफ़ी कंप्लेन आई, और उसके बाद फिर हमने यूके गवर्नमेंट को अप्रोच किया, और यूके गवर्नमेंट को अप्रोच किया, और फॉर लास्ट 2 ईयर वी हैव मल्टीपल मीटिंग विद देम कि भाई इसको कोई प्रॉपर जो है एक फ्रेमवर्क बनाते हैं क्वालिटी का, जिसपे क्वालिटी इंश्योरेंस भी हो और वो क्वालिटी यहाँ पे भी डिलीवर हो जो आप यूके में हम लोग आते हैं और वो देखते हैं। और उसमें अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, 2 चीज़ें मेरे जहन में थी जिस फौरी पूछा कि वफ्द क्या करेगा।
मेरा ये अंदाज़ा था कि शायद ये जो डेलीगेशन यहाँ पर आया है और मुख्तलिफ जामियात के नुमाइंदे इस डेलीगेशन में मौजूद हैं, तो शायद कुछ इस तरह की अपॉर्चुनिटी भी स्टूडेंट्स के लिए निकलेगी कि जो ब्राइट या शाइनिंग स्टूडेंट्स हैं उनको इनके बिहाफ पे या ये चूज़ करके लेके जाएंगे और उनको वहाँ पढ़ने का मौका मिलेगा। नंबर 1 तो ये, और सेकेंडली मुझे ये भी बताएगा कि वो कौन सी नई ऐसी पॉलिसीज़ या स्ट्रेटजीज़ हैं एजुकेशनल जिनको आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, जो कि वहाँ पर हैं ऑलरेडी और यहाँ पर होनी ज़रूरी भी है, इसके बारे में बताइएगा। देखें, इशू ये है, मैं क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट भी होगा, ये मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बता रहा था, लेकिन बात ये है जो इस वक्त हमारा एग्रीमेंट उनके साथ हुआ है वो ये है कि आप उनकी यूनिवर्सिटियां हमारी यूनिवर्सिटियों के साथ मिलके यहाँ पे वो डिग्री प्रोग्राम ऑफर करेंगे और उसी क्वालिटी के साथ, और जो स्टूडेंट उसमें रजिस्टर होंगे दे हैव द ऑप्शन कि अगर वो पाकिस्तान में पढ़ना चाहें पूरे का पूरा सेशन 4 साल 3 साल, या वहां जाके पढ़ना चाहें, दे विल बी कंसिडर्ड द यूके स्टूडेंट। सेम टाइम अगर वो दरमियान में 2 साल इधर पढ़ें 2 साल उधर जाएं, वो भी हो सकता है, लेकिन फर्क ये होगा कि पाकिस्तान में अगर पढ़ेंगे तो कास्ट बहुत नीचे हो जाएगी एज कम्पेयर टू इफ यू हैव टू गो टू यूके एंड स्पेंड टाइम देयर। कहाँ लिविंग एक्सपेंसेस उनकी जो उनकी फीस वगैरह होगी बहुत हाई होती है, और वो पाकिस्तान कन्वर्जन रेट पे तो पॉसिबल नहीं है आम लोगों के लिए, तो उसी के लिए अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। और बुनियादी मकसद भी ये है कि हम उनके साथ इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन इंटरेक्शन बढ़ाएं, ताकि उससे ऊपर बढ़ के हम सिर्फ ये डिग्री प्रोग्राम या ऑफर ना हो, बल्कि हम जॉइंट रिसर्च कर सकें, इशूज़ को सॉल्व कर सकें। और टॉप ऑफ दैट एक अच्छी चीज़ जो हुई है और पहली दफ़ा हो रही है इंशाल्लाह कि हम पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशन को भी इसके अंदर ये ऑप्शन दे रहे हैं कि अगर आप भी अपने पार्टनर यूनिवर्सिटी के साथ जाके पाकिस्तानी प्रोग्राम जो है वो यूके में ऑफर करें, ताकि हमारे जो एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी वहाँ बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तान की वहाँ पढ़ रहे हैं, बांग्लादेश है, इंडिया है, और जो हमारे इस रीजन के लोग हैं वहाँ यूके में होते हैं, या यूरोपियन लोग भी जो हैं वो अगर हमारी कोई क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में हमारी डिग्री प्रोग्राम को लेना चाहें तो वो ऑप्शन उनके पास अवेलेबल हो, तो एक अच्छी ऑप्शन है। यानी कि बेसिकली आप लोगों का यूके के साथ कोलैबोरेशन है, तभी यहाँ भी और वहाँ भी दोनों सूरतों में प्रोग्राम्स और पढ़ाई और ये सारे इंस्टीट्यूशनल मामलात दोनों जगह पर हो सकते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा मुख्तार साहब कि इसमें कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस हैं जिनको आप लोगों ने चूज़ किया इस मकसद के लिए, या फिर ये प्रोग्राम्स कहाँ, मतलब किन यूनिवर्सिटीज़ में होंगे? देखें, एक तो पहले शुरू में जो टाइम लगा हमारा वो पॉलिसी को एक्सेप्टेंस होना था, उनके कानून के मुताबिक, हमारे कानून के मुताबिक उनकी यूनिवर्सिटियों का स्टेक होल्डर को, क्योंकि यूनिवर्सिटीज आर ऑटोनोमस, उनकी इनपुट लेके अब फाइनल एक फ्रेमवर्क एग्री कर लिया हम सब ने, और इसकी सॉफ्ट लॉन्च भी होगी उस दिन जब हमने ओपनिंग फंक्शन कर दिया। इसमें यूके गवर्नमेंट ने अपनी यूनिवर्सिटियों को एक RFP इशू किया था, तो 31 यूके की यूनिवर्सिटियां जिनमें रसल ग्रुप भी है, ग्लासगो भी है, डंडी यूनिवर्सिटी भी, और बहुत सी अच्छी यूनिवर्सिटी भी, उन्होंने विलिंगनेस शो की कि हम पाकिस्तान में आके काम करना चाहते हैं। तो उनमें से 15 यूनिवर्सिटियां जो टॉप यूनिवर्सिटी थी उनको लेके ये डेलीगेशन है, जिसमें उनके रेगुलेटर भी हैं, उनके जो मिनिस्टर लेवल के हैं गवर्नमेंट की तरफ से, सर स्टीव स्मिथ वो भी लीड कर रहे हैं, वो लेके पाकिस्तान आए। और ये पिछले 2-3 दिन इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मिले, हमारे मिनिस्टर साहबान से भी मिले, और हरिपुर भी गए हैं, आज वो लाहौर गए हैं, 2 दिन लाहौर में रहेंगे, वहाँ पे भी इंटरेक्शन कर रहे हैं। और हम पाकिस्तान से पार्टनर मुख्तलिफ, हमने ओपन ऑप्शन दी है टॉप पब्लिक यूनिवर्सिटी, टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को कि आप इनके साथ पार्टनरशिप इवॉल्व करें और हम इसको फैसिलिटेट करेंगे। और इंशाल्लाह इस विजिट के बाद फ़ौरन बाद एक हम डेलीगेशन पाकिस्तान का यूके जा रहा है, जो उनकी वर्ल्ड एजुकेशन फोरम भी हो रही है उसमें भी ज्वाइन करेगा, और एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी वहाँ पे भी इनसे इंटरेक्शन करेंगे, और उसको फाइनल शक्ल देके फिर यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन लॉन्च हो जाएगी। हमारा प्लान ये है कि आने वाला फॉल सेमेस्टर जो इंशाल्लाह इससे एक टेंजेबल प्रोग्राम हो, और अभी कुछ यूनिवर्सिटियों ने पाकिस्तान में ऑफशोर अपने कैंपस भी लॉन्च करने के लिए हमसे इजाज़त मांगी हुई है। हमने एक आध को दे भी दी हुई है, और बाकी भी इस वक्त प्रोसेस में है, और इंशाल्लाह हम एक बेहतरीन सिस्टम कम्पिटिटिव बेस पे करेंगे। ये नहीं होगा जिस तरह पहले हो रहा था कि डिग्रियां बांटी जा रही थी, फिर बच्चों को मसाइल होते थे टेस्टेशन वगैरह में, अच्छा, इसमें रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती थी। अब दोनों तरफ से रेगुलेटर भी और गवर्नमेंट भी जो फैसिलिटेटर भी है, बट सेम टाइम उस साइकिल में से गुजर के और उनकी अंडर सुपरविजन ये लोग ऑपरेट करेंगे, ताकि अल्टीमेटली बच्चियों को नुकसान ना हो दोनों तरफ से, और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हमारी वाल। अच्छा, वैसे मैं तो ये समझती हूँ डॉक्टर साहब कि अभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल पे आप लोग की पॉलिसी तरतीब दे रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है कि आप लोगों की कोलैबोरेशन ये होने जा रही है, लेकिन पाकिस्तान में अगर किंडरगार्टन की, यहाँ पर प्राइमरी प्री प्राइमरी की बात की जाए तो यहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी डिफरेंस है बाहर के मुकाबले में। वहाँ पर कंसेप्शनल स्टडीज़ होती हैं, बच्चों पर उस तरह पेपर्स का या किताबों का बोझ नहीं डाला जाता। तो इस हवाले से कोई पॉलिसी कौन बनाएगा, कब बनेगी, कुछ सोचा जा रहा है?
जी माशाल्लाह 75 साल से सोच ही रहे हैं मेरा ख्याल है हम। लेकिन ये है कि मेरा तो रोल जो है ना जी वो हायर एजुकेशन का है, यूनिवर्सिटी लेवल का है। लेकिन नेचुरली आपकी बात सही है कि बेसिक जो गलती हमसे हुई है, हमने मेमोरी टेस्टिंग शुरू की पाकिस्तान में, मेमोराइज करना का बात करनी शुरू की। बेसिकली हम शायद तोते बनाना चाह रहे थे तो, लेकिन आपकी बात बिल्कुल बजा है कि दुनिया में कंसेप्चुअल और थिंकिंग प्रोसेस को पुश किया जाता है और यंग एज से ही लोगों को क्रिएटिविटी और रिसर्च की तरफ लाया जाता है कि वो सोचें, क्वेश्चन करें। हमारे यहाँ तो टीचर माइंड करते हैं अगर सवाल करे स्टूडेंट तो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो चीजें अब पास है। लेकिन अब इस वक्त जो टेक्नोलॉजी की बेस पे इतनी विजिबिलिटी हो गई है तो हमारे पास भी कोई और चॉइस। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और जो कि मेरे जहन में है, मुझे बताएगा कि अब मैं ये भी देख रही हूँ कि बाहर के ममालिक में अब ये कैम्ब्रिज का रुझान जो है वो काफ़ी कम हो गया है। बच्चे अब ए लेवल्स कुछ ममालिक में तो है, लेकिन अगर बाहर देखा जाए तो अब काफ़ी चीज़ें तब्दील हो चुकी हैं। IGCSE आ गया है, PSN एडेक्सल आ गया है। अब आपको पता है कोर एग्जाम, एक्सटेंडेड एग्जाम देकर स्कोर्स को ठीक करने की एक फैसिलिटी दे दी गई है। तो ये जो निज़ाम है ये यहाँ पे कब आएगा, या फिर इसको प्रॉपरली राइज किए जाने का सोचा जा रहा है या नहीं? देखिए मैं आपको बड़ी ब्लंटली एक चीज़ बताऊं कि हर एक निज़ाम जो होता है उसकी प्रोज भी होती है, कॉन्स भी होती है, ठीक है। हमारा सबसे अच्छा, अब हमें अपना इंडिजिनस निज़ाम को बेहतर करना चाहिए, बजाय हम दूसरे के मुंह सुरख दे के अपने मुंह पे चपेड़े मारने शुरू कर दें। जो जहाँ तक ए लेवल ओ लेवल की बात है, पाकिस्तान में ऑप्शन है, पाकिस्तान से लोग करते भी हैं, लेकिन उसमें बेसिक डिफरेंस वही है जो आपने कहा था कि यहाँ पे जो ओ लेवल ए लेवल की एजुकेशन है वो उसमें कंसेप्चुअल चीज़ें, क्लैरिटी और थिंकिंग प्रोसेस को और क्रिएटिविटी को पुश किया जाता है और मेमोराइजेशन की तरफ फोकस नहीं होता। ये चीज़ें अगर हम भी अपने सिस्टम में ले आए तो हमें शायद ज़रूरत ना पड़े उसकी। जो दूसरा बड़ा नंबर है ना, जो आजकल बड़ा पब्लिसाइज भी हो रहा है कि बहुत से इतने बंदे पाकिस्तान से ओ लेवल ए लेवल कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, मेजॉरिटी, बाकी रियल सेंस में भी हो रहा है। कुछ लोगों का सिर्फ ये होता है कि अच्छे ग्रेड आ गए तो हमें आराम से बाहर जाने का एग्जिट मिल जाएगा। और आजकल हर कोई, जो हम मीडिया में भी देख रहे हैं ना, नेगेटिविटी मुल्क में जो हमारे बहुत से लोग खिलाते हैं कि जी पता नहीं पाकिस्तान में अल्लाह माफ़ करे क्या होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और वो आजकल की यूथ जो है ना वो घबरा रही है कि चले ये एक भी आसान तरीका है कि यंग एज में पेरेंट्स कहते हैं बच्चों को ए लेवल ओ लेवल करो और फटाफट अच्छे ग्रेड लो और इस बेस पे आपको, क्योंकि एक मार्केट है, बिजनेस तो बन, एजुकेशन बिल्कुल ऐसा ही बन चुकी है। तो आपको इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियाँ इमीडिएट आपको लेती हैं और आपको स्कॉलरशिप भी कुछ परसेंटेज देती हैं, तो वो इट्स अ बिजनेस प्रोपोजिशन आल्सो एंड एन इजी वे टू गो आउट बेसिकली। बिल्कुल आपने वजह फरमाया, ये फैक्ट है, इससे बिल्कुल हम डिनाई नहीं कर सकते। अच्छा एक बात तो और भी है जो बड़ी अनफॉर्चुनेट है, मैं चाहूँगी इस पर भी थोड़ा सा आप रोशनी डालिए। आपने खुद कहा कि अगर बच्चे यहाँ पढ़ेंगे तो कॉस्टली उनको नहीं पड़ेगा, कुछ ज़ाहिर है फीसिस कम होंगी। अगर यूके जाके पढ़ना चाहेंगे तो वहाँ पर फीसिस काफ़ी हाई होंगी, फिर वहाँ पर ज़ाहिर है लिविंग एक्सपेंस भी होगा, वो भी वहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है, बहुत एक्सपेंसिव है। तो इसी प्रोग्राम में ये जो भी आप लोगों की कोलैबोरेशन हो रही है, स्कॉलरशिप्स किस तरह की आप लोग ऑफर कर रहे हैं कि जो बच्चे वहाँ जाके पढ़ने के ख्वाहिशमंद हैं कि एटलीस्ट उनको इतना एक्सपेंस तो बेयर ना करना पड़े ना कि माँ बाप की जेबें खाली हो जाएं? नहीं, बात यह है कि स्कॉलरशिप की प्रोविजन तो हर वक्त होती है, यूके गवर्नमेंट भी ऑफर करती है, मुख्तलिफ किस्म के स्कॉलरशिप होते हैं, गवर्नमेंट पाकिस्तान भी ऑफर करती है। ठीक है, हम HEC लेवल पे सिर्फ PhD लेवल पे स्कॉलरशिप देते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा उस लेवल पे लोग चाहिए अपने फील्ड के अंदर। लेकिन देखिए ना, ये चॉइस की बात भी है, बात है बड़ी क्लियर, बच्चों को भी पता होना चाहिए, हमें पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए, सोसाइटी को भी। ये हमारे बच्चे हैं, इनको हम ही ने पढ़ाना है, इसकी कास्ट भी हमने देनी है और नथिंग इज फ्री। या तो अर्न करो या स्पेंड करो बेसिकली। या तो बच्चे इतने इंटेलिजेंस अपने आप को करें कि अगर स्टेट 7A ग्रेड ले लेते हैं और उनको 80% 100% स्कॉलरशिप भी बाहर ऑफर होता है तो आए स्कॉलरशिप वो भी ले। इसी तरह गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप हाई लेवल की एजुकेशन पे होते वो भी अचीव करें। लेकिन अगर एवरेज है तो फिर स्कॉलरशिप का हक तो नहीं बनता ना, फिर तो फिर कास्ट देनी पड़ेगी, पेरेंट्स देंगे, सोसाइटी देगी या कोई भी स्पॉन्सर देगा। तो इट शुड बी अ फेयर कम्पिटिटिव बेस प्रोग्राम। पाकिस्तान में इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के अंदर भी कुछ ना कुछ पोर्शन स्कॉलरशिप का भी रखा जाएगा इन प्रिंसिपल कि वो जो लोग बच्चे बच्ची हैं जो मेरिट पे एडमिशन ले लें तो उनका कुछ ना कुछ यहाँ लोकल यूनिवर्सिटियाँ भी उनको अकोमोडेट करेंगी, उनको स्कॉलरशिप देंगी। फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो हमारे नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है उसके जरिए भी उनको हेल्प करेगी कि जो पाकिस्तान में पढ़ेंगे, बेशक यूके की यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्टर्ड है लेकिन हमारी यूनिवर्सिटियों के अंदर रजिस्टर्ड हैं, तो वो एक। और फिर हम इसका एक और भी आगे लेके आ रहे हैं कि अगर अब स्प्लिट डिग्री हो जाए
ड्यूअल डिग्री हो जाए। बहुत से मॉडल हैं फ्यूचर के अंदर जो इस प्रोग्राम के जरिए इवॉल्व होंगे और इंशाल्लाह कंपटीशन भी बढ़ेगा, हमारी यूनिवर्सिटी में भी प्रेशर बढ़ेगा कि वो भी अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करें, एट पार लाएं, बिल्कुल, और हमारी विजिबिलिटी भी बढ़ेगी। बहुत अच्छी बात आपने की है। अच्छा, ओवरऑल मैं चाहूँगी थोड़ा सा अपना ज़ाती व्यू आप दीजिएगा, क्योंकि ज़ाहिर है आप HEC के चेयरपर्सन हैं, आपकी गहरी नज़र होगी जितनी भी एजुकेशन मामलात हैं उन पर, और इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए आप काम भी कर रहे हैं, आपकी एफर्ट्स हैं। गवर्नमेंट लेवल पर आप कितनी संजीदगी और नेक नियति देख रहे हैं तालीम के निज़ाम को बेहतर करने में इस मुल्क में? देखें, अब नीतों के हाल तो अल्लाह जानता है, तो वेरी फ्रैंकली, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो सीरियस एफर्ट कई सालों से हो रही है तालीम के लिए, दैट शो द कमिटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट्स डिफरेंट लेवल पे, जो भी गवर्नमेंट आती रही। आई एम नॉट ए पर्टिकुलर, मैं किसी की तरफ जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन पाकिस्तान के हालात को सामने रखते हुए ये बात ये है कि हर चीज़ गवर्नमेंट पे भी नहीं डालनी चाहिए। जिस तरह मैं कहता हूँ कि हम पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा चैरिटी होती है, ठीक है ना, रमज़ान में कितनी चैरिटी होती है, फिर हम बहुत से खर्चे बहुत सी ऐसी चीज़ों पे कर देते हैं, पेरेंट्स, सोसाइटी, जिसकी ज़रूरत नहीं शायद। सबसे ज़्यादा खर्चा तो नहीं कहती, ये इन्वेस्टमेंट है, हमें अपने बच्चों पे करनी चाहिए। उन बच्चों की तालीम के लिए कोई गवर्नमेंट भी दुनिया में अकेले तालीम को, खासकर पाकिस्तान में जहाँ 65% आपके पास यंग बच्चे बच्चियाँ हैं, उनके लिए मेरा नहीं ख्याल कि हमारे गवर्नमेंट के पास इतने कभी भी रिसोर्सेज होंगे कि टोटल रिस्पांसिबिलिटी गवर्नमेंट ले सकेगी। सही। इसमें पब्लिक सेक्टर को भी, प्राइवेट सेक्टर को भी आना पड़ेगा, सोसाइटी को भी अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, कम्युनिटीज को भी रोल प्ले करेगा, मुझे आपको भी अपना रोल प्ले करना है। याद रखिए कि ये हमारे बच्चे हैं, हम ही ने इनको पढ़ाना है, उनकी जिम्मेदारी भी हम। बिल्कुल, आपने वजह फरमाया। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने अपना कीमती और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में आपने सारा कुछ समझाया है किस तरीके से काम हो रहा है और होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, कीप वॉचिंग अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी, वेलकम बैक नाजरीन। अब कुछ मौसम का हाल अहवाल लेते हैं। आपको पता है बारिशों का नया सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल हो चुका है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कल बलूचिस्तान के मगरबी अजला में हल्की बारिश हुई और आज ये सिलसिला बलूचिस्तान के दीगर अजला में शुरू हो जाएगा। इस हवाले से हम बात कर लेते हैं। इस वक्त हमें हमारे नुमाइंदगान ज्वाइन कर चुके हैं। कोयटा से सिद्रा आरिफ ने में ज्वाइन किया, पहले उनसे पूछते हैं कोयटा में मौसम कैसा है। सिद्रा, बताइएगा। जी, मगरबी हवाओं का नया स्पेल जो बलूचिस्तान में कल से दाखिल हो चुका है और महकमे मौसमियात के मुताबिक जो बलूचिस्तान के शुमाली और मगरबी इलाके हैं वहाँ पे हल्की हल्की बारिशें का आगाज़ हो चुका है और आज ये स्पेल मुतवक्का किया जा रहा है कि पूरे बलूचिस्तान में फैल जाएगा और बलूचिस्तान के 25 से ज़ायद इलाके ज़िला ऐसे हैं जहाँ पे बारिशों का कहा जा रहा है कि तेज़ बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात ने ये भी कहा है कि बारिशों की शिद्दत बहुत ज़्यादा होगी और तूफ़ान आने का भी ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से और हुकूमत की जानिब से और मीडिया में की जानिब से ये हिदायत जारी कर दी गई हैं कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज किया जाए और इसके अलावा PDMA की और डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर को ये भी हिदायत जारी की गई है कि वो अपने इलाके में जो है कंट्रोल रूम कायम करे और जहाँ मुमकिन हो सके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रेस्क्यू किया जाए। PDMA में ये भी कहा है कि तेज़ बारिशों की वजह से जो कच्चे मकानात हैं उनको भी नुकसान पहुँचने का खदशा ज़ाहिर कर दिया गया है। इसके अलावा तुग़यानी का भी खदशा ज़ाहिर किया गया है। ज़िला हुकूमत की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू करने के लिए जो है वो तमाम जो अदारे हैं वो अलर्ट हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए गुज़श्ता जो 2 स्पेल जो बलूचिस्तान में गुजरे तो उसमें जो नुकसानात हुए हैं अब तक इत्तलात के मुताबिक जो है वो 18 अफराद जो है वो जहाँ बाग हो चुके हैं जबकि 14 जो है वो ज़ख्मी हैं। इसके अलावा 4 शहरों को नुकसान पहुंचा और 1 पुल जो है वो बिल्कुल तबाह हो चुका है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि 2000 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुंचा है जबकि 250 मकानात ऐसे हैं जो बिल्कुल भी ख़त्म हो चुके हैं। इसी तरह कहा जा रहा है कि ये वो भी स्पेस से भी बहुत ज़्यादा नुकसानात का खदशा है, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि बहुत शुक्रिया सिद्रा, आपने यहाँ की सूरत हाल से आगाह किया। अब लाहौर का मौसम कैसा रहने वाला है कि हम जानते हैं। अफजाल अब्बासी में ज्वाइन कर चुके हैं। अफजाल, बताइएगा लाहौर में मौसम की सूरत हाल क्या रहेगी, क्या पेशगोई की जा रही है? जी बिल्कुल, लाहौर में आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत 22 सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। PDMA की जानिब से 26 अप्रैल से 29 अप्रैल तक लाहौर समेत पंजाब भर में
गरज चमक के साथ तेज़ बारिशों की पेशगोई की है और इस वाले से पीडीएमए ने ज़िला इंतज़ामिया को भी अलर्ट किया है। और इसके साथ साथ अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 161 रिकॉर्ड किया गया है और लाहौर जो है वो दुनिया में इस वक्त 5वां आलूदा तरीन शहर है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो इस वक्त शहर में 68% तक जा पहुंचा है। जबकि महकमे मौसमियात का कहना है कि लाहौर समेत पंजाब भर में कल से बारिशों का नया स्पेल शुरू होगा जो 29 अप्रैल ठीक तक है। जारी बहुत शुक्रिया अफजाल, आपने हमें सुनाई। अब हम पेशावर का रुख करेंगे जहाँ पर आसिफ शहजाद है, उनसे जानते हैं कि वहाँ पर सूरत हाल कैसी है। बताइएगा आसिफ। जी बिल्कुल, पेशावर में गुज़िश्ता हफ्ते की बारिशों के बायस बारिशें रुकने के बायस पेशावर का मौसम कदरे गर्म और खुश्क है। इसके साथ साथ जो महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है, पेशावर के जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर आज जो है दोपहर के बाद से बारिशें और तेज़ हवाएं जो हैं वो चलने का इम्कान है। जबकि सूबे के दीगर अजला है जिनमें मालाकंड, स्वात, दीर, चित्राल और दीगर जो अजला है वहाँ पर बारिशें होंगी। जबकि इसके साथ साथ तेज़ हवाओं का सिलसिला भी जो है वो शुरू होगा। इसके साथ साथ जो बारिशों का नया सिलसिला है वो आज रात से पेशावर समेत जो सूबे के दीगर अजला है वहाँ पर शुरू होगा, जिससे जो मौसम में बेहतरी आएगी। जो मौसम गर्म हो चुका है उसमें कुछ जो है बेहतरी आएगी। इसके साथ साथ जो पीडीएमए ने अलर्ट जारी किया है कि इन बारिशों के बायस जो नुकसानात का खर्चा है जिसके लिए जो इकदाम उठाए जाए, तमाम जो अजला है उनकी इंतज़ामिया को हिदायत जारी की गई है के इस हवाले से इकदाम उठाएँ और तमाम मशीनरी जो है वो अलर्ट रखी जाए, क्योंकि तेज़ हवाओं के साथ जो दरख्त गिरने का और जो पोल गिरने का खदशात हैं वो मौजूद हैं। जो सड़कें जो हैं उनसे बंद हो सकती हैं, तो उनको खोलने के लिए इंतजाम किए जाएँ। तो पीडीएमए ने सही। आसिफ शहजाद बहुत हमें पेशावर की सूरत हाल से आगाह किया। तो बारिश का ये नया स्पेल है जो कि बताया जा रहा है कि 29 अप्रैल तक अपना रंग दिखाएगा। तो अल्लाह करे कि चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल में रहें और इसी हवाले से सब इदारों को अलर्ट भी कर दिया गया है। हम आपको अपडेट भी करते रहेंगे। अब एक बहुत अहम खबर है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और ये एक ऐसा मसला जो मेरा ख्याल है कि इस वक्त हर घर की प्रॉब्लम बनी हुई है, क्योंकि टिकटॉक ना सिर्फ पाकिस्तान में नौजवानों का मुस्तकबिल दाव पर लगा रहा है बल्कि अब पूरी दुनिया ही इससे परेशान दिखाई दे रही है। कांग्रेस के बाद अब अमरीकी सेनेट ने भी टिकटॉक पर पाबंदी के बिल की मंजूरी दे दी है। इस बिल के तहत टिकटॉक की सरपरस्त कंपनी बताया जा रहा है कि बाइट डांस को मकबूल सोशल मीडिया ऐप किसी अमरीकी कंपनी को फ़रोख्त करने के लिए 1 साल की मोहलत दी गई है। अगर ऐसा ना किया तो उस पर पाबंदी भी आयद कर दी जाएगी। तो इस बिल के हक़ में तकरीबन 79 जबकि मुखालिफत में 18 वोट डाले गए हैं। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी नौजवानों की बड़ी तादाद है जो कि टिकटॉक पर पाबंदी के ख़िलाफ़ हमें दिखाई देती है। उनका मानना है कि टिकटॉक उनके लिए तफरीह के साथ पेशा भी है, ज़ाहिर है कमाने का और शोहरत पाने का ज़रिया भी है। लेकिन सच ये है कि टिकटॉक या दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने पाकिस्तानी नौजवान को कहीं नहीं छोड़ा। जो वक्त उन्हें किताबों के साथ देना चाहिए वो जनाब शोहरत पाने के लिए, पैसे कमाने के लिए ऑल द टाइम टिकटॉक वीडियोस को बनाने और अपलोड करने में, कंटेंट क्रिएट करने में लगे रहते हैं। और यहाँ तक कि कई नौजवान जान से भी गए हैं कि कुछ ऐसा क्रिएट करना है कि बस सब दंग रह जाएं। तो इसी सारी सूरत हाल पर हमें बात करनी है। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं सदफ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सदफ। अस्सलाम वालेकुम सदफ, आपकी ज़ाती राय सबसे पहले बताइएगा, क्या है पाबंदी आयद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और मैं आपने जो कॉन्टेक्स्ट दिया उससे थोड़ा डिसएग्री करती हूँ, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में तफरीह को, एंटरटेनमेंट को एक बुरी चीज़ समझा जाता है। नौजवान पढ़ाई भी करें या जो भी करें, जो भी उनकी लाइफ एस्पिरेशंस है, उसके अंदर तफरीह एक बुरी चीज़ नहीं होती। हाँ, चीज़ों के अच्छे बुरे इस्तेमाल ज़रूर होता है। US के अंदर जो टिकटॉक बैन हुआ है उसकी वजह कल्चरल इन्वेजन या इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। द बिल हैज़ बीन पास बिकॉज बाइट डांस एक चाइनीज़ कंपनी है एंड टिकटॉक के ऊपर जो बैन इनिशिएट हुआ है ये एक ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स का हिस्सा है। आप जानते हैं कि अमेरिका और चाइना के ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं हैं। चाइना को ग्लोबली, जो हमारा ग्लोबल वेस्ट है, अमेरिका, जो हमारी यूरोपीय रियासतें हैं, वो तमाम एक थ्रेट के तौर पे देखती हैं, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पे देखती हैं।
और जो यूएस कांग्रेस के अंदर बिल मंजूर हुआ है टिकटॉक पे बैन का, उसकी बुनियादी वजह एक्चुअली वही है जो पाकिस्तान में एक्स बैन होने की बुनियादी वजह बनाई जाती है, यानी नेशनल सिक्योरिटी। जो कंसर्न्स जाहिर किए गए हैं उनके अमेरिका के अपने इदारों की तरफ से, इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से, वो ये हैं कि क्योंकि मिलियंस ऑफ अमेरिकन यूज़र्स टिकटॉक पे मौजूद हैं, इस वजह से ये खदशा मौजूद है कि उनकी जो भी एल्गोरिथमिक एम्प्लीफिकेशन है, किस तरह का कंटेंट वो कंज्यूम करेंगे, वो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस्ड होगा, वो चाइनीज़ गवर्नमेंट उसको इन्फ्लुएंस करेगी और ये डेटा अमेरिकी रियासत को, उसकी सिक्योरिटी को खदशे में डालता है। ये बड़ा एक रिग्रेसिव सा स्टांस है और बड़ा अजीब स्टांस भी है स्पेशली यूएस के लिए, क्योंकि बाकी तमाम जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं टिकटॉक के अलावा, वो फेसबुक हो, वो एक्स हो, वो गूगल हो, वो तमाम बड़े इदारे, वो तमाम बिग टेक कंपनीज जो एक्चुअली पूरी दुनिया के लिए ग्लोबल एल्गोरिथम्स क्यूरेट करते हैं, जो इस बात को डिटरमिन करते हैं कि आपकी और मेरी टाइमलाइन के ऊपर क्या कंटेंट नज़र आएगा, हमें क्या कंटेंट हाईलाइट होगा, वो सारे अमरीकी हैं। तो इस कॉन्ट्रडिक्शन को सामने रखते हुए आई थिंक एक रिग्रेसिव सा इक़दाम है, लेकिन सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि अमेरिका एक इंपीरियलिस्ट बहरहाल सोसाइटी है और उनके लिए ये हज़म करना ये बात बड़ी मुश्किल है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी मौजूद है जो डायरेक्टली उनके इन्फ्लुएंस से बाहर है। ठीक है, अच्छा लेकिन जो आर्गुमेंट है वो वही है। सही, चले ठीक है, ये तो एक रीज़न जो कि आपने इसके पीछे है बताई है कि उन ममालिक में इसको क्यों बैन किया जा रहा है। आप थोड़ा सा कुछ पाकिस्तान के हवाले से बात कर लेते हैं। ये एक दफ़ा नहीं, इससे पहले भी कुछ इस तरह की बातें हुई हैं कि टिकटॉक को बंद कर देना चाहिए, स्पेशली जब ये देखा गया कि बहुत सारे नौजवान जो कि इसी क्रेज़ में कि वीडियोस को बनाया जाए और कुछ तरह का कंटेंट क्रिएट किया जाए जो बिल्कुल लोगों के लिए नया हो। कोई ट्रेन के ट्रैक पर था और जनाब ट्रेन के नीचे आ गया, किसी ने कहीं से छलांग लगा दी, कुछ किसी से गन चल गई, मतलब कुछ इस तरह के वाक़यात भी पेश आए। उसके बाद वाकई ये प्रॉब्लम है कि हर घर में जो छोटे बच्चे हैं स्पेशली जिनकी एज अभी इस तरह की है कि ज़ाहिर है उनका ब्रेन डेवलपिंग अभी हो रही होती है, स्टडीज़ की उनको अशद ज़रूरत है, लेकिन सारा टाइम उनका स्क्रॉलिंग में और यही शॉर्ट वीडियोस देखने में निकल जाता है। आई डोंट थिंक सो कि उनके लिए इस तरह की ऐप होनी चाहिए, उस पर बैन लगना चाहिए। देखिए ये बड़ी जनरलाइजेशन है, आपकी बात मैं समझ गई, ये बड़ी जनरलाइजेशन है। एक तो जब हम कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं, व्हाट आर द नंबर्स, कितने सारे केसेस हुए हैं। शादियों में बंदूकें चलने से लोग नहीं मरते, कि आपने शादी बैन कर दी। कोई भी ऐसी चीज़, कोई इक्का दुक्का जो इल्ज़ाम वाक़यात होते हैं उनका ताल्लुक़ उस प्लेटफॉर्म से नहीं, उस सोसाइटी के कल्चर से, हमारे अपने इक़दार उससे होता है। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली लेजिटिमेट एंटरटेनमेंट के कोई ज़राए मौजूद नहीं है, और न सिर्फ पाकिस्तान में, दीगर भी जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं जहाँ पे अचीवमेंट और सक्सेस को बड़ा वो समझा जाता है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बच्चों की साइकोलॉजी को या यूथ की साइकोलॉजी को जहन में रख के नहीं बनाया गया। हम अभी तक रोड बेस्ड सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं। एजुकेशन से बच्चों का और नौजवान का इंटरेस्ट कम होना, उसका ताल्लुक शायद टिकटॉक से नहीं है। दूसरी बात जो आपने की, बच्चों की बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बच्चों की सेफ्टी इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हाउएवर बच्चों की सेफ्टी की जिम्मेदारी उनके वालिदैन, उनके घर वालों की होती है। हमारे वालिदैन और हमारी जो नौजवान नस्ल है, जो नौजवान बच्चों के हवाले से नहीं, जो हमारे यंग पेरेंट्स हैं और जो हमारे ओल्डर जनरेशन के पेरेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा गैर जिम्मेदारी के साथ डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या चीज़ एक्सेस कर रहे हैं। पेरेंटल कंट्रोल तमाम डिवाइसेस पे मौजूद होते हैं, पेरेंटल कंट्रोल तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मौजूद हैं। लेकिन जब आप अपनी एक फैमिली की जिम्मेदारी रियासत को सौंपेंगे तो इसका मतलब यही है कि आप रियासत की जानिब से ऐसे इक़दाम किए, ऐसे लॉज की तवक्को कर रहे हैं जो एडल्ट्स पे और सिटीजन्स के ऊपर भी लागू होते हैं। जो माँ बाप का रोल है, जो टीचरों का रोल है, जो टीचर्स का, स्कूल्स का किरदार है, वो आप रियासत को नहीं दे सकते। टिकटॉक को बैन करना एक अजीब सी मुझे बात लगती है, क्योंकि आप आपकी जो ग्लोबल इकोनॉमी है, ग्लोबल कल्चर है, ग्लोबल जो नॉलेज सोसाइटी की बुनियाद पे हम चल रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड अ नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। यूट्यूब के बैन पे भी इसी तरह की कुछ बातें सामने आई थी, और अगर आप अब देखें तो दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, स्पेशली हमारे जो पड़ोस हैं इंडिया के अंदर, बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने यूट्यूब के अपना करियर बनाया, वो अब OTT प्लेटफॉर्म्स, नेटफ्लिक्स वगैरह के ऊपर जो है अपना एक बहुत बड़ा एक मेजर कंट्रीब्यूशन है उनका ग्लोबल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, ग्लोबल पॉलिटिकल नैरेटिव्स के अंदर, बिकॉज दे वर एबल टू कार्व दैट स्पेस। टिकटॉक भी वही चीज़ रेप्लिकेट करने जा रहा है। कि इसमें कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि जिसमें एटलीस्ट फिल्ट्रेशन हो। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि मैकेनिज्म है, ये आपसे किसने कहा कि नहीं है? फिल्ट्रेशन का मैकेनिज्म बिल्कुल मौजूद है। मुझे नहीं नजर आता कि वो फिल्ट्रेशन का कानून अगर मौजूद है तो वो किस तरीके से काम फिर कर रहा है। हर तरह का कंटेंट
मौजूद है, नहीं है, कानून नहीं है। आप अगर प्लेटफॉर्म को देखें, अगर आप पेरेंटल कंट्रोल्स की तरफ जाएं, अगर आप कंटेंट क्यूरेशन की तरफ जाएं, अगर आप ऐप डाउनलोड कर लें और जो आप देखते रहें वही चीज़ आपको दिखाती रहेगी। बट देर इज़ एन एजुकेटेड वे ऑफ यूजिंग एनी प्लेटफॉर्म। वो टिकटॉक भी हो सकता है, वो ट्विटर भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, फेसबुक, व्हाटएवर। बहुत तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अंदर कहीं ना कहीं आपको अपना एक्सपीरियंस क्यूरेट करने की टेक्निक्स दी गई होती हैं, स्पेशली माइनर्स के लिए पेरेंटल कंट्रोल्स के मैकेनिज्म्स मौजूद होते हैं। ये एक्सपेक्ट करना कि गवर्नमेंट उसको किसी भी तरह कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करके ब्लॉक करती जाएगी स्पेसिफिक फंक्शंस, ये तो एक बहुत बड़ी मतलब आपके अपने हुकूक। चले मुझे ये बताएगा कि वो पेरेंट्स जो कि खुद इतने वेल एजुकेटेड नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि उनका जो बच्चा है एटलीस्ट वो उतनी तालीम हासिल करे कि जो वो नहीं कर सके, उनको फिर आप क्या मशवरा देंगी? उनको तो नहीं आते ये सारे। ऐसी जो ये नहीं कोई रिसर्च हुई है ऐसी जो ये बताए, बजाय ये स्पेकुलेशन के। देखें, आपने खुद स्टार्ट किया, लोग शोहरत के पीछे चल जाते हैं। हाँ। आप खुद एक एंकर हैं जी। शोहरत के पीछे जाना कोई गलत बात नहीं है। मैंने ये कब कहा कि गलत बात है? मैं तो ये बात कर रही हूँ कि इस चीज कि हम इसको एक कॉन्ट्रडिक्टरी उसके तौर पे देखते हैं कि ये शोहरत क्या पाली या स्क्रोलिंग कर ली तो ये गलत चीज़ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आज के दौर की एक बहुत अहम हकीकत है। उनसे लोगों को दूर करना अपने आप को ग्लोबल इकोनॉमी से कट करने के मुताबिक। मेरा बिल्कुल मकसद ये नहीं है कि उनको दूर किया जाए। मैं बस ये कह रही हूँ कि जो काम हो वो प्रोडक्टिविटी नजर आए, जो कि दूसरों के काम भी आए ना कि दूसरों को खराब किया जाए। नहीं, जरूरी है हर काम में प्रोडक्टिविटी नजर आना। तफरीह कोई गलत चीज है नहीं, तफरी बिल्कुल गलत चीज नहीं, लेकिन बिल्कुल एक बिलो द बेल्ट वाली तफरी भी नजर आती है ना इस तरह की साइट्स पे। बिलो द बेल्ट भी एक तफरी नजर आती है जो कि बिल्कुल गलत, आई थिंक सो। किस तरह की तफरीह? सॉरी मुझे समझ जो बिल्कुल बिलो द बेल्ट होती है, जो एथिक्स और नॉर्म्स के बिल्कुल खिलाफ होती है। बिल्कुल, तो आप ना वो कंटेंट। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ। कोई भी ग्लोबल जितने भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनका एल्गोरिथम्स इस तरह से क्यूरेट होते हैं कि जो कंटेंट आप कंज्यूम करेंगे उसी तरह का कंटेंट आपके सामने आएगा। आपने बात की कि बहुत सारे वालिदैन ऐसे हैं जो शायद इतनी टेक्नोलॉजिकल नॉलेज नहीं है, लेकिन आपकी पॉलिसी के हवाले से जो फोकस होता है हुकूमत का भी, मीडिया का भी, वो बैन पे होता है बजाय इसके कि एजुकेशन पे हो। ये बात क्यों नहीं की जाती कि जो आपका एजुकेशन सिस्टम है, स्कूल से लेके शुरू, प्राइमरी स्कूल से शुरू होके टीचर्स ये चीज़ें सिखाने की कोशिश की जाए, टेक्नोलॉजी के रिस्पॉन्सिबल यूजेज के बारे में बात की जाए। सो हमारा फोकस चीज़ों को बंद करने पे होता है बजाय इसके कि किसी ना किसी तरह पॉलिसी। ये बात तो खैर आपकी बिल्कुल ठीक है, और हम तो ये बात बारहा हाईलाइट कर चुके हैं और इस पर बारहा बात हो चुकी है कि सिस्टम को ठीक करना चाहिए, एजुकेशनल स्ट्रक्चर को रीस्ट्रक्चरिंग करनी चाहिए ताकि एटलीस्ट लोगों को नो हाउ भी हो और चीज़ें जो है ना वो बिगाड़ से पहले ही बेहतरी की तरफ चली जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत शुक्रिया सदफ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और इट्स लव टू यू। आपने बड़े अच्छे से खैर इस पर अपना नुक्ता नज़र दिया है। इसके साथ ही नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। होप सो आपने प्रोग्राम को एंजॉय किया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। कल मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।